गरीब सिलाई मशीन वाली बनी रानी। उर्मिला की 3 बेटियां थी। एक उसकी सगी बेटी थी रूपा और 2 उसकी सौतेली बेटी थी कंचन और तारा। उर्मिला अपने तीनों बेटियों को एक समान प्यार करती थी। उसने कभी भी अपने तीनों बेटियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया। उसने जिस लाड से अपनी बेटी रूपा को पाला, उसी लाड प्यार से उसने अपनी सौतेली बेटियों को भी पाला था। आज उर्मिला अपने जीवन के आखिरी पल गिन रही थी। बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। बेटा, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे जाने का समय हो गया है। मेरे मरने के बाद तुम तीनों बहनें मिलकर एक साथ प्यार से रहना, हमेशा एक दूसरे का साथ देना बेटा। इतना बोलकर उर्मिला इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती है। उसकी तीनों बेटियों को अपनी माँ के जाने का बहुत दुख होता है। ऐसे ही समय बीतता है। रूपा अपनी माँ की तरह ही सिलाई मशीन पर बैठकर लहंगा सिल रही होती है और उसकी दोनों सौतेली बहन बैठकर गप्पे मार रही होती है। दीदी, सुबह से लहंगा सिलते सिलते कमर दुख गया है। दीदी, आप दोनों में से कोई आकर बाकी का काम कर दीजिए ना, मुझसे अब और काम नहीं हो रहा है। अच्छा, बोल तो ऐसे रही है जैसे सुबह से हम लोग खाली बैठे हैं। मैंने ऐसा कब कहा दीदी? मैं घर का काम कर दूंगी, आप थोड़ा सा इस लहंगे में तुरपाई कर दीजिए ना। ये अर्जेंट लहंगा कस्टमर को देना है। ये सब काम हमसे नहीं होगा। दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है। सुबह से ही मैं काम कर रही हूँ, दोपहर होने वाला है। तो क्या हुआ, एक ही बार में खा लेना। हमने तुम्हारा खाना निकाल कर रख दिया है। और हाँ, खाना खाकर ये सारे लहंगे बाजार में ले जाकर बेच देना, समझी? ठीक है दीदी, मैं पूरा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर खा लूंगी। उसके बाद बाजार चली जाऊंगी। उसके बाद रूपा जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने के बाद खाना खाने के लिए किचन में जाती है तो थाली देखकर कहती है, अरे ये क्या, ये तो रात का बासी चावल है। रूपा को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए वह उसी बासी भात को खाकर बाजार में लहंगा बेचने चली जाती है। वह उधर सड़क के किनारे बैठकर लहंगा बेच रही होती है। इधर दोनों बहनें अपने लिए मटर पनीर और पूरी बनाती है। ओहो दीदी, वाह, क्या मटर पनीर बनाया है। इसको खाकर तो मजा ही आ गया। वाह, खा ले तारा, खा ले, जल्दी जल्दी खाकर सब खत्म कर दे, वरना वो मनहूस अब आती ही होगी। आज दिन में भी काम करके बासी चावल खाकर ही गई है, अभी आएगी फिर क्या खाएगी। अरे छोड़ो दीदी, कुछ होगा घर में तभी तो खाएगी ना। हम उसे बोल देंगे कि हमने आज खाना ही नहीं बनाया, क्यों? माँ की लाडली बेटी को अब पता चलेगा बिना खाए पिए कैसा लगता है। हाँ? इधर बाजार में रूपा के अच्छे व्यवहार और उसका सुंदर सुंदर लहंगे की डिजाइन की वजह से उसका सारा लहंगा बिक जाता है। बस आखिरी का एक लहंगा बचता है। शुक्र है भगवान का, आज भी मेरा सारा लहंगा बिक गया। बस ये आखिरी का लहंगा बच गया है। कोई बात नहीं, मैं इसे कल बेच दूंगी। तभी एक बहुत ही गरीब लड़की रूपा के पास आती है और कहती है, वाह दीदी, आपका लहंगा कितना प्यारा है। बहन, तुम्हें ये लहंगा चाहिए तो ले लो, बहुत ही सस्ती है और मैं तुम्हें इसे और भी कम दामों में दे दूंगी। नहीं नहीं दीदी, मैं इसे लेना तो चाहती हूँ और मेरी अगले महीने शादी भी है, लेकिन दीदी मेरे पास इसे लेने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं माँ की पुरानी साड़ी पहनकर ही ससुराल चली जाऊंगी। अरे बहन, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम पुरानी साड़ी नहीं बल्कि मेरे हाथों का सिला हुआ ये खूबसूरत लहंगा पहनोगी। इसे तुम ऐसे ही रख लो। ले लो बहन। सच में दीदी, मैं इसे ले लूं? ठीक है दीदी, मैं इसे ले तो लेती हूँ, लेकिन दीदी मैं आपको ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगी। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ दीदी, आप मेरा ये सुई धागा रख लीजिए, ये आपके बहुत ही काम आएगी। दीदी, आपको देखकर लगता है आपको बहुत तेज भूख लगी है। आप इस सुई धागा से कहना कि वो आपको खाना दे दे, वो आपको खाना भी दे देगा। क्या सच में बहन, ये मुझे खाना देगा? अरे दीदी आप इससे जो भी मांगोगी ये आपको वो सब देगा। अब जाइए, जल्दी से घर चली जाइए, वरना ज्यादा रात हो जाएगी। रूपा वो सुई धागा लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है। दीदी ये देखो, आज मेरी सारी साड़ियाँ बिक गई और ये रहे आज के 6 लहंगे के पैसे। 6 लहंगे क्यों? तुम्हें तो हमने 7 लहंगे देकर भेजा था ना, फिर 1 लहंगा का पैसा कहाँ है? दीदी वो उस लहंगा का पैसा तो। अच्छा, महारानी उस पैसे को बाजार में उड़ा कर आ गई है ना? बता, क्या किया तूने उस पैसों का? दीदी वो बाजार में एक बहुत ही गरीब लड़की आई थी,
उसकी शादी थी और उसके पास लहंगा खरीदने के पैसे नहीं थे। अच्छा, तो तूने उस लड़की को लहंगा दान में दे दिया। बहुत दानवीर समझती है ना तू खुद को। अरे नहीं दीदी, उसने लहंगा मुफ्त में नहीं लिया। उसने लहंगे के बदले में मुझे ये सुई धागा दिया है। अच्छा, तो फिर ठीक है। अब इसी सुई धागे से जाकर अपना मुंह सिलकर सो जा। मैंने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया है। ये सुनकर रूपा उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। माँ, मैं अपनी दोनों दीदियों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो दोनों तो मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है माँ। तभी रूपा को उस लड़की की बात याद आती है। हे जादुई सुई धागा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? रूपा के इतना कहते ही वहाँ पर काफी सारा खाने का सामान आ जाता है। इतना सारा खाना? चलो मैं अपने दोनों दीदियों को भी बुला लाती हूँ। रूपा जब उन्हें बुलाने जा रही होती है तभी उसकी दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती है। अच्छा हुआ दीदी, उस मनोज को कुछ भी पता नहीं चला कि हमने मटर पनीर और पूरी बनाकर खाया है। ये सुनकर रूपा गेट पर से ही वापस अपने कमरे में चली जाती है और फिर अकेले ही बड़े ही मजे से सारा खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही अगले दिन राज्य में घोषणा होती है। सुनो, आज राज्य में राजकुमारी राजनंदिनी की शादी है और इसी उपलक्ष्य में गांव के सभी लोगों को महाराज ने शाही दावत में आने का निमंत्रण दिया है। सभी लोग इस दावत में जरूर आए हैं। दीदी, आपने सुना राजमहल से आमंत्रण आया है? कितना मजा आएगा वहाँ तो कई राज्यों से अलग अलग राजकुमार भी आए होंगे ना? हाँ, हम दोनों बहनें अच्छे से तैयार होकर राजमहल में जाएंगे। शायद हम दोनों में से किसी को कोई राजकुमार पसंद कर ले। ये सुनकर रूपा कहती है, दीदी, आप लोगों के साथ मैं भी राजमहल में जाना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगी? बस जरा सा इसे घूमने के लिए कह दो, महारानी उछल पड़ती है। अगर तू वहाँ जाएगी तो फिर इतने सारे लहंगे जो रखे हैं उसे कौन सिलेगा और घर का काम कौन करेगा? हाँ, और नहीं तो क्या, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझे? दीदी चलो, अब हम जल्दी से जाने की तैयारी करते हैं। उसके बाद दोनों ही बहनें सभा में जाने की तैयारी करने में लग जाती है और रूपा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। अपनी बहन के जाने के बाद रूपा कहती है, पता है सुई धागा, मेरा भी राजकुमारी जी की शादी देखने का बहुत ही मन है। अगर मेरे पास भी अच्छे कपड़े होते और अच्छे गहने होते तो मैं भी अच्छे से तैयार होकर सभा में जाती, मगर अफसोस मेरे पास ये सब नहीं है। तभी उस सुई धागे में से आवाज आती है, दुखी मत हो रूपा, मैं हूँ ना, ये लो। सुई धागा के इतना कहते ही वहाँ पर सुंदर सुंदर कपड़े और मेकअप का सारा सामान आ जाता है। अरे ये क्या, ये सब मेरे लिए है? जादुई सुई धागा, तुमने मेरे लिए ये किया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई सुई धागा। उसके बाद रूपा अच्छे से तैयार होकर वो भी उस सभा में आती है और राजकुमारी की शादी होता देखती है। तभी सभी लोग रूपा को देखकर कहते हैं, अरे देखो देखो, कितनी सुंदर लग रही है, जरूर ये किसी राज्य की राजकुमारी होगी। तभी रूपा की दोनों बहनों की नजर भी उस पर जाती है। अरे दीदी, ये देखो, ये मनोज तो रूपा है ना? अरे पागल हो गई है क्या? इसका रूप जरूर रूपा से मिलता है, लेकिन ये रूपा नहीं है। इसके कपड़े देख, ये तो किसी राज्य की राजकुमारी लग रही है। तभी मंत्री जी आकर कहते हैं, आप सभी को राजकुमार गौरव का आदेश है, आप सभी भोज सभा में जाकर भोजन कर लीजिए। जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तभी राजकुमार गौरव की नजर रूपा पर जाती है। अरे ये मनमोहक नैन वाली अप्सरा से दिखने वाली राजकुमारी कौन है? अरे मोहतरमा, शादी कैसी लगी? सब कुछ अच्छा तो है ना? जी राजकुमार, सब बहुत ही अच्छा है। और मैं क्या मतलब आपका राजकुमार? देखिए, एक ही नजर में मुझे आपको देखते ही आपसे प्रेम हो गया और मैं आपको अपने राज्य की रानी बनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? राजकुमार, ये तो मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन मैं एक बहुत ही गरीब घर से आती हूँ। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम आज ही इस सभा में ऐलान करते हैं कि हम रूपा से ही अगले हफ्ते ही शादी करेंगे और आप सभी लोगों को फिर से हमारी शादी में आमंत्रित किया जाता है। ये सुनकर रूपा की दोनों बहनें हक्की बक्की रह जाती है। दीदी, ये फटीचर तो हमारी ही छोटी बहन है, लेकिन ये यहाँ कैसे आई और इसके पास इतने अच्छे कपड़े कहाँ से आए? दीदी, मैं आपको बताने ही वाली थी, ये सब मेरे जादुई सुई धागा का कमाल है। अब घर चलिए दीदी, हमें घर चलकर शादी की तैयारियां भी करनी है। उसके
बाद तीनों बहनें घर चली जाती है। कुछ दिन बाद ही रूपा की शादी राजकुमार के साथ हो जाती है और वो रानी बनकर महल में ठाठ से अपनी जिंदगी बिताने लगती है और उसकी दोनों बहनें अपने जलन और ईर्ष्या की वजह से हमेशा रूपा को देख देख कर जलती रहती है। काली और गोरी घमंडी बहन। एक गांव में सुहानी और सुप्रिया नाम की दो सौतेली बहनें रहा करती थी। सुप्रिया दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरी थी, लेकिन वो स्वभाव से बहुत ही ज्यादा घमंडी और स्वार्थी किस्म की लड़की थी। वहीं सुहानी दिखने में बहुत ही ज्यादा सावली और बदसूरत दिखाई देती थी, लेकिन वह मन की बहुत ही साफ और अच्छे स्वभाव की लड़की थी, जिस वजह से सुहानी की सौतेली माँ कंचन उसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार ही किया करती थी और वो अपनी बेटी सुप्रिया और सुहानी में हमेशा भेदभाव किया करती थी। वह अपनी बेटी सुप्रिया से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वहीं सुहानी को हमेशा उसके रंग को लेकर ताना मारा करती थी। ऐसे ही एक दिन कंचन सुहानी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, अरे ओ सुहानी की बच्ची, मेरी बात को ध्यान से सुन। आज के बाद तू हमारे साथ कहीं बाहर नहीं जाएगी। तेरी वजह से मेरी सबके सामने कितनी बेइज्जती होती है। अरे कहाँ मैं और मेरी बेटी इतनी गोरी चिट्टी और कहाँ तो बदसूरत और काली। तेरा और हमारा तो कोई मेल ही नहीं है। लेकिन माँ, अगर मैं काली हूँ तो इसमें भला मेरी क्या गलती है? और आप ऐसा क्यों कह रही हो माँ? आखिर मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ ना। अरे तुझे अपनी बेटी बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है, लेकिन क्या करूँ, तेरे पिताजी की वजह से ही मुझे ये सब करना पड़ता है। इतना कहकर कंचन अपनी बेटी सुप्रिया के कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की ये बातें सुनकर सुहानी को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। और वही सुप्रिया शीशे के आगे बैठकर अपना मेकअप कर रही होती है। यह देखकर कंचन उससे कहती है, अरे वाह बेटी, आज तो तू बहुत ही सुंदर लग रही है। एकदम चांद की तरह चमक रहा है मेरी बेटी का चेहरा। कहीं तुझे किसी की नजर न लग जाए। उसी समय वहाँ पर सुप्रिया और सुहानी के पिता कैलाश आ जाते हैं और कहते हैं, अरे सुप्रिया बेटी, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कोई खास बात है क्या? नहीं पिताजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे मेरी बेटी तो है ही इतनी सुंदर कि उसके लिए तो हर एक दिन ही खास होता है। और एक वो सुहानी, चाहे जितनी मर्जी तैयार हो जाए, लेकिन तब भी लगती बदसूरत ही है। पता नहीं भगवान ने भी उसे क्या ही सोचकर बनाया होगा। उसी समय सुहानी वहाँ आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखिए, मैंने ये रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छा, जरा दिखा तो अपना चेहरा। अरे तेरे इस काले चेहरे पर तो लिपस्टिक भी फीकी पड़ गई है। और हाँ, आज के बाद तुम अपने इस काले चेहरे पर मेरी महंगी ब्रांडेड मेकअप की चीजें वेस्ट मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो अब जाओ यहाँ से। सुहानी को अपनी सौतेली माँ और अपनी बहन की बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये सब देखकर कैलाश कंचन से कहता है, अरे कंचन, तुम सुहानी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? आखिर वो भी तो तुम्हारी बेटी है ना? नहीं, वो मेरी बेटी नहीं है, ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है। मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, वो है सुप्रिया, जो मेरी तरह ही गोरी और सुंदर है। और कहाँ वो तुम्हारी काली कलूटी बेटी? अरे उसके साथ तो मुझे कहीं बाहर जाने में भी शर्म आती है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में पैदा हुई होगी। कंचन, या तुम क्या बकवास कर रही हो? भूलो मत कि सुहानी भी मेरी ही बेटी है और उसके लिए ही मैंने तुमसे शादी की है। कैलाश की ये बातें सुनकर कंचन वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। और उसके अगले दिन जब सुप्रिया अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने जा रही होती है, तो वो सुहानी के पास जाकर उससे कहती है, अरे सुहानी, क्या तुम हमारे साथ शॉपिंग के लिए नहीं चल रही हो? नहीं, वो माँ ने मुझे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया है, क्योंकि मेरे साथ जाने से उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मार्केट से कुछ चाहिए, जैसे गोरे होने के लिए कोई क्रीम, तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी। सुप्रिया हमेशा की तरह ही सुहानी का मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। और कुछ देर बाद सुप्रिया अपनी माँ के साथ बहुत सारी शॉपिंग करके घर वापस आती है। माँ, आज तो मजा ही आ गया।
हमने आज कितनी सारी शॉपिंग की है। मैं तो बहुत थक गई हूँ। तूने सही कहा बेटा, आज तो हम भी बहुत थक गए हैं। अरे ओ सुहानी, कहाँ मर गई? जरा हमारे लिए पानी तो लेकर आना। उसी समय वहाँ पर कैलाश भी आ जाता है और कहता है, अरे क्या बात है, लगता है पूरा मार्केट का सामान ही उठा लाई हो। अरे हाँ जी, वो सुप्रिया के कपड़े पुराने हो गए थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं सुप्रिया को शॉपिंग करवा कर ले आती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम सुहानी के लिए कुछ नहीं लेकर आई? अरे उसको नए कपड़े दिलवाने की क्या जरूरत है, उसके ऊपर तो नया पुराना सब एक जैसा ही लगता है। लेकिन कोई बात नहीं सुप्रिया बेटा, तुम अपने पुराने बचे हुए कपड़े सुहानी को दे देना। और हाँ बेटी, आज रात को हमारे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए तुम अच्छे से तैयार हो जाना। और सुहानी तुम जब तक सारे मेहमान चले न जाए, तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना, समझी? जी माँ। और उसके कुछ ही देर में रात हो जाती है और कंचन के सारे मेहमान घर आ जाते हैं और कंचन सुप्रिया को अपने सारे मेहमानों से मिलवाती है। लेकिन वहीं सुहानी अपने कमरे में बंद रहकर सब कुछ सुन रही होती है। और कुछ ही देर बाद सारे मेहमान चले जाते हैं तो कंचन कैलाश से कहती है, अरे आज तो मजा ही आ गया और सब मेरी बेटी की कितनी तारीफ कर रहे थे, आपने सुना? कंचन, तुमने अपने स्वार्थ के चक्कर में सुहानी को कब से कमरे में बंद कर रखा है? आखिर वह भी तो हमारी बेटी है ना। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं उसको सबसे मिलवाकर अपनी बेइज्जती करवाऊं, कि सब कहे कि यह काली बेटी किसकी है? अरे तो क्या हुआ, अगर वो काली है तो आखिर वो मेरी बेटी है और मैं तुम्हें उसके साथ ऐसा व्यवहार करने नहीं दूंगा। अरे पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब वो काली लड़की मेरे पल्ले पड़ गई। सुहानी अपने कमरे से ये सारी बातें सुन रही होती है और ये सब सुनकर उसको बहुत ही बुरा लगता है कि उसके काले रंग की वजह से उसकी माँ उसे प्यार नहीं करती। ऐसे ही एक दिन कंचन का जीने से पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी चोटें आती है और वह दर्द से कराहती हुई अपनी बेटी को आवाज लगाती है, सुप्रिया बेटी मेरी मदद करो। उसी समय सुप्रिया वहाँ आती है और कहती है, अरे माँ, आप नीचे कैसे गिर गई? बेटा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। अरे माँ, मैंने अभी अभी तो अपना फेस पैक लगाया है और ऐसे में बाहर धूप में नहीं जा सकती, वरना मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। उसी समय वहाँ पर सुहानी आती है और अपनी माँ को जैसे तैसे लेकर हॉस्पिटल जाती है और उसके सही टाइम पर इलाज हो जाने की वजह से कंचन की तबीयत पहले से काफी ठीक हो जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक सुहानी कंचन की काफी अच्छे से देखभाल करती है और ये सब देखकर कंचन को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि वह सुहानी के साथ कितना गलत व्यवहार कर रही थी, क्योंकि सुहानी भले ही दिखने में काली हो लेकिन वो मन की बहुत ही साफ और दयालु है। और ऐसे ही कुछ दिनों में कंचन बिल्कुल ठीक हो जाती है और उस दिन कैलाश कंचन से कहता है, कंचन, क्या तुम अब ठीक हो? हाँ, अब मैं ठीक हूँ जी। तुम्हें पता है कंचन, आज तुम इतनी जल्दी ठीक इसलिए हो पाई हो क्योंकि सुहानी ने तुम्हारी दिन रात सेवा की है। जिस लड़की को तुम देखना पसंद नहीं करती थी, आज उसी की वजह से तुम सही सलामत हो। क्या तुम्हें इस बात का जरा सा भी एहसास है? आप सही कह रहे हैं जी, मुझे अपने किए पर बहुत ही पछतावा है और मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ कि मैं आज के बाद सुहानी के साथ कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करूँगी। कंचन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से कंचन सुहानी से भी माफी मांगती है और उस दिन के बाद से वो सुहानी और सुप्रिया में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती है और सुहानी के साथ भी प्यार से बर्ताव करने लगती है।